गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर फरहानाज, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे एमए फाइनल का 4th सेम में एक पेपर है मॉडर्न लिटरेचर, यानी कि जदीद अदब। जदीद अदब जो है उसका एक टॉपिक है तरक्की पसंद तहरीक। यानी कि जब हम जदीद अदब को देखते हैं तो अगर हम इसका बाकायदा आगाज देखें, यूँ तो जदीद अदब का आगाज हमें 1857 के गदर के बाद से ही नजर आ जाता है। असल में तहरीक क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमने बात टॉपिक है हमारा तरक्की पसंद तहरीक, तो तहरीक होती है मूवमेंट, यानी कि तब्दीली, चेंजेस, बदलाव। और तहरीकें कहाँ पैदा होती हैं? तहरीक जो है अदब, अगर हम अदबी तहरीक की बात करें तो ये समाजी जो तब्दीलियां होती है उनसे मुतासिर होकर जो है अदब जो है उन्हें एक्सेप्ट करता है या कबूल करता है। क्योंकि वक्त जैसे जैसे बदलता है तो समाज में तब्दीलियां आती हैं, समाज में तब्दीलियां आती हैं तो लोगों की ज़रूरियात भी तो बदल जाती है, और जैसे जैसे समाज में तब्दीलियां आती हैं, लोगों की ज़रूरियात चेंज होती हैं, उसी तरह अदब में भी वो चेंज या वो बदलाव नज़र आते हैं। क्योंकि ये बात तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अदब क्या होता है। अदब समाज का आईना होता है, ठीक है। तो जो बदलाव हमारे माशरे में आएंगे, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आएंगे, वही हमारे अदब के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम जदीद अदब की बात करें तो जदीद अदब यानी कि मॉडर्न लिटरेचर, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि 1857 से पहले का जो हिंदुस्तान था वो एक अलग हिंदुस्तान था, और 1857 यानी गदर के बाद का जो हिंदुस्तान था वो एक बाकायदा, जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था और हिंदुस्तानी कौम को अपना गुलाम बना लिया था। तो यहाँ से जो है हमारे जो हिंदुस्तानी लोग थे, हमारे मुफक्किर थे, हमारे जो है क्या कहते हैं, जो अदब के अंदर जो बड़ी हस्तियां थी, उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि ये जो समाज में तब्दीली आई है, यही तब्दीलियां जो है हमें अपने अदब के अंदर भी पैदा करनी चाहिए, ताकि हमारे लोग जो है हमारे मकसद से और इस माहौल से जो है वाक़फियत हासिल कर सके। तो जदीद अदब के अंदर जो मैं आपको ये टॉपिक जो है हमारा तरक्की पसंद तहरीक, तो मैं आपको इस बताती हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक क्या होती है। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू की एक बड़ी तहरीक है। तहरीक जैसे कि मैंने आपको बताया कि बदलाव या चेंजेस, यूं तो अदब में वक्फे वक्फे से यानी कि कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद तब्दीलियां आती रही हैं। हम हर तब्दीली को तहरीक नहीं कहते। कुछ तहरीक जो तहरीक होती है वो बड़े लेवल की होती है, और कुछ होते हैं रुझान। रुझान जो होते हैं वो कम लेवल के होते हैं। छोटे लेवल पे जो है तब्दीली आती है उन्हें रुझान कहते हैं, और जो बड़े लेवल पर आती है उन्हें तहरीक कहते हैं। जैसे तरक्की जदीदियत का रुझान, जो जदीदियत है यानी कि मॉडर्निज्म है, वो क्या है? वो तहरीक नहीं है बल्कि वो रुझान है। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसने हिंदुस्तान के न सिर्फ उर्दू जबान को बल्कि हिंदी जबान को, बांग्ला जबान जो उस वक्त हिंदुस्तान में बड़े लेवल पर लिखी और पढ़ी जाए, उन सब जो जबान थी उन सबको उसने मुतासिर किया तरक्की पसंद तहरीक ने। इसलिए हम ये कहते हैं कि तरक्की और उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया हमें तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता मौज़ूआत पर जो है मबनी नजर आता है। तो तरक्की पसंद तहरीक क्या है? तरक्की पसंद तहरीक एक बड़ी तहरीक है। इसका मकसद अदब में जो है समाज की हकीकत निगारी को पेश करना है। यानी कि इससे पहले अगर हम बात करें जदीद अदब से पहले हमें क्लासिकी अदब मिलता है, तो क्लासिकल जो अदब है वो मैंने आपको बताया कि माशरे पर जो है डिपेंड होता है हर अदब, तो वो दौर अलग था। तो क्लासिकी जो लिटरेचर है उनके मौज़ूआत अलग थे, उनका उसलूब अलग था। लेकिन जैसे जैसे माशरे में तब्दीली आई, अदब के अंदर भी बदलाव आते गए, और जदीद अदब के अंदर अब हुस्न और इश्क, उर्दू के अंदर पहले क्या होता था, जो मेन मौज़ूआत थे, खासतौर से अगर हम गजल की बात करें तो उसमें हुस्न की बात होती थी, इश्क की बात होती थी, जिन भूत और परियों की बात होती थी, है ना। तो अब जो है जब हम समाज के करीब गए, जैसे जैसे समाज में तब्दीली आई, तो लोग क्या हो गए? हकीकत के करीब आते चले गए। अब उनका दिल परियां नहीं बहलाती थी,
अब उनके साथ मसले थे, उनके साथ भूख का मसला था, उनके साथ रोजगार का मसला था, उनके साथ अपने हक का मसला था, वो अपने हक की आवाज उठाना चाहते थे। तो इन्हीं मौजुआत पर जो है हकीकत पसंद अदब जो है वो लिखा गया, जो किसके करीब हुआ, अवाम के करीब हुआ। अवाम के मसले अब अदब के अंदर पेश किए जाने लगे। अवाम की भूख को हमारे शोरा ने अपनी शायरी के मौजू में अपनाया। अवाम की जो जाती परेशानियां हैं उन्हें हमारे अफसाना निगारों ने अपनी कहानियों के जरिए जो है अवाम के सामने पेश किया। तो इसमें इसका मकसद क्या था, अदब बराए जिंदगी। इससे पहले जो हमें अदब मिलता है, अदब दो तरह का होता है, अदब बराए अदब, अदब बराए जिंदगी। अदब बराए अदब जो होता है वो होता है जैसे वो अदब जो पहले अदब के तकाज़ों को पूरा करता है। अदब के अपने पैमाने होते हैं, अपने उसूल होते हैं, अपने कायदे होते हैं, ठीक है। तो जब हम अदब बराए अदब की बात करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं, जैसे अगर हम शायरी की बात करें, उसका रदीफ कैसा है, उसमें काफिया कैसा है, उसके अल्फाज कैसे हैं, उसमें किस तरह की तजबियात और इस्तारात जो है इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जब हम अदब बराए जिंदगी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो मसले थे वो हम अवामी जिंदगी में इतने संगीन मसले पैदा हो गए थे कि अब अदब को जो है किसका अक्कास बनाना पड़ा, जिंदगी का अक्कास बनाना पड़ा। तो अब इस अदब बराए जिंदगी में सबसे पहले हम किसको फोकस देते हैं, किसको अहमियत देते हैं, जो हमारे समाजी जिंदगी के करीब मौजूआत हैं, ठीक है। हम इसमें पहले मकसद बयान करते हैं, बाद में उस्लूब या अदबियत की जो चाशनी होती है उस पर ध्यान देते हैं, पहले हम टॉपिक पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अदब बराए जिंदगी, कैसा अदब, जो जिंदगी के करीब हो, या जिंदगी जो क्या है, जो अक्कासी करता हो, वो अदब बराए जिंदगी कहलाता है, ठीक है। और इस अदब ने क्या किया, इस अदब ने अदब को महलों से निकालकर, ठीक है, पहले जो आप देखते होंगे कि पहले की जो कहानियां होती थी उसमें परियां होती थी, शहजादियां होती थी, राजकुमार होते थे, बादशाह होते थे। अब वो कहानियों से निकलकर अब वो जो हीरो है वो एक अपर क्लास से ताल्लुक न रखने वाले, बल्कि जदीद अदब के अंदर या तरक्की पसंद तहरीक का जो हीरो है वो कौन है, वो एक किसान है, एक मजदूर है, एक बेरोजगार है जो अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है, एक गरीब है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो है अदब हमें मिलता है। तरक्की पसंद तहरीक का अगर हम पस मंजर की बात करें, यानी कि अदब बराए जिंदगी, हमारे अदब में ये कब हमें लगा कि अदब कैसा होना चाहिए, जिंदगी के करीब होना चाहिए और हमें ऐसा अदब लिखना चाहिए, इसका नजरिया हमारे पास कहाँ से आया। तो अगर हम इसके पस मंजर में जाए, बैकग्राउंड में जाए, पीछे जाए, तो तरक्की पसंद जो तहरीक है इसका नजरिया आया है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स एक मशहूर जर्मनी मुफक्किर थे। उन्होंने सरमाया और मेहनत के मसले पर गौर किया। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि समाज में जो बुराइयां हैं वो किस वजह से उन्होंने ये पाया कि जो जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो अगर हम देखें तो वो सिर्फ इस वजह से है ज्यादातर कि हमारा माशरा या हमारा समाज दो हिस्सों में तकसीम है। कैसा? एक है आपका इसमें सरमायादार तबका यानी कि अपर क्लास को, और एक है उसमें मजदूर तबका यानी कि जो मेहनत से मजदूरी करके जो है अपना पेट पालता है, यानी कि गरीब तबका। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक है हाकिम तबका और एक है मजलूम तबका। हाकिम क्या करते हैं? बैठते हैं आराम से अपने महलों में, और मजदूर क्या करता है, किसान क्या करता है, वो अपने खेतों में जाकर अपने पसीना बहाकर जो है मेहनत से जो है रोजी रोटी का इंतजाम करता है। लेकिन फिर भी वो पेट भर के नहीं खा पाता, क्योंकि उसके मेहनत का एक बड़ा हिस्सा किसके पास चला जाता है? हाकिम तबके के पास चला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, भूख है, प्यास है, चोरी है, कत्ल है, उन सब का जो है खास वजह यही है कि अगर दौलत को हम माशरे में, समाज में बराबर तकसीम कर दें और सबके पास जो है अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, तो ये जो हमारे समाज में बुराइयां हैं ये बड़ी हद तक जो है कम हो सकती है। तो ये नजरिया कार्ल मार्क्स का था। उन्होंने सरमायादार को जालिम और मजदूर तबके को मजलूम बताया है, ठीक है। उनके नजदीक जो है दौलत की नाबराबर तकसीम ही दुनिया की सारी खराबियों की जड़ है, ठीक। अब हम बात करते हैं लेनिन। लेनिन एक बुलंद हौसला रूसी रहनुमा थे, ठीक है। उन्होंने मेहनत कशों की रहनुमाई का हक अदा किया।
یہ روس کے تھے. اس زمانے میں روس کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کیا تھا, وہ ایک حاکم طبقے کی نمائندگی کر رہا تھا اور اپنی عوام پر ظلم اور زیادتیاں کر رہا تھا. تو ان سے جو روس کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے. تو لینن نے کارل مارکس کے نظریے کو اپنایا اور انہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ تم کون ہو, تم محنت کرنے والی عوام ہو, تم مزدور عوام ہو, تمہارے ہاتھ کیسے ہیں, لوہے کے ہیں, اور تم اگر ایک ساتھ مل جاؤ تو بڑی سی بڑی طاقت کو بھی تم کیا کر سکتے ہو, ختم کر سکتے ہو. تو لینن نے آخرکار محنت کشوں کو اکٹھا کیا اور 1917 میں وہاں کی حکومت کو شکست دی اور خود حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی. حکمران جماعت کا نیا نام روسی کمیونسٹ پارٹی رکھا گیا اور یہ جو انقلاب تھا, یہ جو آزادی تھی ملی تھی وہاں کے روس کے لوگوں کو, تو اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کیا. ٹھیک, اور روس کی جو یہ کرانتی ہے, وہاں کی جو حاکم طبقے کا جو خاتمہ ہے, اس چیز نے ہمارے ہندوستانیوں کو بھی بہت متاثر کیا. اسی زمانے میں کچھ ہندوستانی نوجوان لندن میں زیر تعلیم تھے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہندوستانی نوجوان جو ہے, جن میں خاص طور سے سجاد ظہیر, ملک راج آنند, جیوتی گھوش, پرمود سین گپتا اور محمد دید تاثیر وغیرہ ہیں. انہوں نے اس جو روس کی کرانتی تھی اس کا جائزہ لیا اور اپنے ملک کے لوگوں کا جائزہ لیا. انہوں نے دیکھا کہ جو حاکم اور محکوم طبقہ روس کے اندر تھا وہی حاکم اور محکوم طبقہ ہمارے ہندوستان میں بھی ہے. محکوم طبقہ انہوں نے کس کو کہا, ہندوستانیوں کو کہا, اور حاکم طبقہ انہوں نے انگریزوں کو کہا, کیونکہ یہاں ہم لوگ جو تھے ہندوستانی تھے وہ لوگ بھی کیا چاہتے تھے, انگریز لوگوں سے آزادی چاہتے تھے, کیونکہ ان کے ظلم اور زیادتیاں ہندوستانیوں پر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, ایک جو ہے ایک انجمن قائم کی. سجاد ظہیر کی جیسے میں نے ابھی بات کی, تو سجاد ظہیر اس کے لیڈر تھے. انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے 1935 میں لندن میں ہی, کیونکہ وہی زیر تعلیم تھے تو انہوں نے وہی لندن میں ایک انجمن قائم کی. ٹھیک, اس کی طرف سے یہ ایک اعلان نامہ شائع کیا گیا جس میں پرانے خیالات کی جڑیں ہل رہی ہے, جس میں کہا گیا کہ اب جو ہے پرانے خیالات کی جڑیں ہل رہی ہیں اور ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے. ایسے میں ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ ان تبدیلیوں کو اپنی تحریروں کے ذریعے اجاگر کرے, کہ ہمارے ہندوستانی جو ادیب ہے, جو رائٹر ہے, وہ کیا کرے, اب ہمارے عوام کو محلوں کی سیر نہ کرائے, خوابوں کی سیر نہ کرائے, کسی دوسری دنیا میں لے جا کر جو ہے وہاں کے جو ہے سکون کے جو ہے بانسری نہ بجائے, بلکہ حقیقی موضوعات, تلخ موضوعات, وہ موضوعات جو ہمارے, وہ مسئلے جو ہمارے سماج میں پنپ رہے ہیں, ان موضوعات کو اٹھائے اور ایک اچھے ذمہ دار ادیب کی طرح لوگوں کے سامنے عوام کے مسائل کو پیش کرے. تو جب یہ تو ایک پس منظر تھا, جب اب ہم ہندوستان کے اندر ترقی پسند تحریک, میں نے آپ کو بتایا کہ 1935 میں سجاد ظہیر نے جو ایک انجمن قائم کی تھی لندن میں, پھر وہ جو نظریہ تھا وہ انہوں نے یہاں آ کر, ہندوستان آ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا, ادیبوں کے سامنے, شعراء کے سامنے پیش کیا. تو ترقی پسند کا ہندوستان میں اگر ہم ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز کی بات کریں تو سجاد ظہیر نے ہی 1936 میں کیا. ٹھیک ہے, اس کی پہلی کانفرنس کہاں ہوئی, ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی, جس کا صدر کس کو بنایا گیا, پریم چند کو بنایا گیا. ٹھیک ہے, اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی. اس کانفرنس میں مولانا حسرت موہانی, بڑے لوگ, بڑے ادیب, بڑے شعراء شامل ہیں, جیسے مولانا حسرت موہانی, کملا دیوی چٹوپادھیائے وغیرہ اس تقریر میں جو ہے شامل ہوئے. سجاد ظہیر کو انجمن کا سیکریٹری مقرر کیا گیا. اس کے بعد ملک میں جا بجا اس طرح کی کانفرنسز ہونے لگی. اس طرح کی کانفرنس کا مطلب یہی تھا کہ ہم شاعر اور ادیبوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں اور کہیں کہ اب آپ کیسا ادب لکھو گے, کیسی کہانیاں لکھو گے, کیسے افسانے لکھو گے جو جدید عہد کے تقاضوں کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے, ترقی پسند تحریک کی کانفرنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, اس کی جگہ جگہ جو ہے الگ الگ
अलग शहरों में, और एक एक खास टाइम पीरियड के बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद होती थी और अदबा और शोरा को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता था। पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में मैंने अभी आपको बताया, और इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई मार्च 1938 में कलकत्ता में, ठीक है। और इसकी सदारत किसने की? मुल्कराज आनंद ने की। पहले मुंशी प्रेमचंद ने की, दूसरी सदारत जो है दूसरी तरक्की पसंद तहरीक की जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी सदारत मुल्कराज आनंद ने की, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक की तीसरी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये मई 1942 में दिल्ली में मुनक्किद हुई, और इसकी सदारत किसने की थी? डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। तरक्की पसंद तहरीक की चौथी कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945 में हैदराबाद में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत हजरत मोहानी ने की। तरक्की पसंद तहरीक की पांचवी कॉन्फ्रेंस जो है वो तकसीम हिंद के बाद, यानी कि हमारा मुल्क जो है आजाद हो गया था, 1947 में लखनऊ में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की। और इसकी चौथी, इसके बाद जो है तरक्की पसंद तहरीक की छठी कॉन्फ्रेंस 1949 में मुंबई के एक इलाका है भीमड़ी, उसके अंदर मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत जो है रामविलास शर्मा ने की। तरक्की पसंद तहरीक की सातवीं कॉन्फ्रेंस मार्च 1952 में दिल्ली में हुई, जिसकी सदारत कृष्णचंद ने की। और तरक्की पसंद तहरीक की आठवीं कॉन्फ्रेंस मई 1956 में हैदराबाद के अंदर हुई। यानी कि अब तक जो है तकरीबन 8 कॉन्फ्रेंस जो है हमें तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से नजर आती है। अब हम तरक्की पसंद, मैंने आपको बताया कि तरक्की पसंद तहरीक का नजरिया क्या था, ठीक है। क्या नजरिया था? अदब को जिंदगी के करीब लाना, और उनके मौजूआत, कैसे मौजूआत? गरीबों के, मजदूरों के जो मसाइल है उनको अदब के अंदर, कहानियों के अंदर, शायरी के अंदर जो है पेश करना। कि अब जो है आपकी शायरी का हीरो कौन होगा? किसान होगा। अब आपके जो है अफसाने का हीरो कौन होगा? मजदूर होगा। पहले कौन होते थे? अमीर लोग होते थे, बादशाह लोग होते थे, है ना। लेकिन अब जो है, अब हमारे अदब के अंदर हीरो कौन है? जो असल में जो उसके अंदर खेत के अंदर खड़े होकर अपना खून पसीना बहाकर जो है मेहनत करता है, असली हीरो वो है। वो हीरो नहीं है जो आराम से महलों के अंदर बैठकर जो है खा रहे हैं, बल्कि कौन है? जो डटे हुए हैं, है ना, जिंदगी के मसाइलों से जो है, मसाइल से जो है दो चार है, वो हमारे अदब के अंदर हीरो है। तो तरक्की पसंद तहरीक का हीरो कौन है? जदीद अदब का हीरो कौन है? गरीब तबका और मजदूर तबके के जो लोग हैं वो हीरो है, ठीक है। तो अब जो इसके उसूल और कायदे थे, ये तो मैंने आपको बताया कि तरक्की पसंद तहरीक क्या है और इसका मकसद क्या है। और ये एक पहली ऐसी तहरीक है जो अदब के अंदर बदलाव तो लाती ही लाती है, लेकिन ये बदलाव जो थे ये ऐसे नहीं थे कि तरक्की पसंद तहरीक को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये जुबानी बातें नहीं थी, बल्कि ये तहरीरी बातें थी। ये एक ऐसी तहरीक है जिसके उसूल और ज़वाबित हमें बाकायदा तहरीरी तौर पर मिलते हैं। तो इस जो तरक्की पसंद तहरीक के जो उसूल है, उनमें अगर हम पहले उसूल की बात करें तो अदब कैसा होना चाहिए, यानी कि आप अदब लिख रहे हैं, आप तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होकर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको किन उसूलों को फॉलो करना पड़ेगा? तो उसमें पहले जो उसूल है उसका ये है, अदब एक आलाकार। आप अदब लिख रहे हो, आप शायर हो, आप अदीब हो, तो आप कैसा अदब लिखोगे? तरक्की पसंदों ने बार बार और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अदब को जमात का खिदमतगुजार होना चाहिए, ठीक है। कि आप अपने अदब के अंदर किसकी खिदमत करेंगे? जमात की। जमात यानी एक से ज्यादा लोगों की, ठीक है, इज्तिमाई बात करेंगे, ज्यादा लोगों की बात करेंगे, और जिसके जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारा जा सके, या ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी के मसाइल को जो है अदब के अंदर या लोगों के सामने पेश किया जा सके अदब के जरिए से। और इसका दूसरा मकसद, इसका एक मकसद ये है कि अदब को जो है किसके करीब लाया जाए? अवाम के करीब लाया जाए। अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक से पहले या जब हम क्लासिकी लिटरेचर की बात करते हैं तो अदब जो था वो एक मखसूस तबके के तक जो था महदूद था, यानी एक पढ़ा लिखा तबका, एक आला तबका जो अदबी ज़ौक़ रखता है, अदब उन तक ही महदूद था, अवाम से इसका वास्ता कम था, ठीक है। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक ने पहली बार जो है अवाम के मौज़ूआत को भी इसमें जगह दी और अवाम का ख्याल रखते हुए उसके उस्लूब पर भी जो है ध्यान दिया, और अब अदब को अवाम के करीब कर दिया। अदब का मकसद ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, बल्कि लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि अवाम को फायदा होना चाहिए, ठीक है। अब हम कैसा अदब लिखेंगे?
दिल बहलाने वाला अदब नहीं लिखेंगे, अब हम आसमानी अदब नहीं लिखेंगे, बल्कि जिंदगी से करीब, यानी जो लोगों का कैसा लगे, अपने दिल की जो है वो दास्तान मालूम हो, ऐसा अदब जो है इसके अंदर लिखा गया। इसका एक उसूल ये भी था कि अदब को किसके करीब लाया जाए, अवाम के करीब लाया जाए। और कैसा जो अदीब होगा वो कैसा होगा, जानिबदार होगा। जानिबदार यानी कि एक तरफ जिसका झुकाव होता है, ठीक है। आप अदीब हैं, आप सबके लिए लिख रहे हैं, आप शायर हैं, आप सबके लिए लिख रहे हैं, लेकिन जो तरक्की पसंद तहरीक की हम बात करते हैं, इसके अदीब की अगर हम बात करते हैं, इससे वाबस्ता शोरा की अगर हम बात करते हैं, तो वो लिखेगा तो सबके लिए, लेकिन किन सबके लिए, जो एक खास तबके से ताल्लुक रखते होंगे। तबके की बात मैंने आपको बताई कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो कैसी है, वो मजदूर तबके की बात करने वाली है, किसान तबके की बात करने वाली है, गरीब तबके की बात करने वाली है। तो उन्होंने ये कहा कि अब जो आप शायरी लिखेंगे, जो कहानियां लिखेंगे, जो नॉवेल लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, वो मजदूर तबके की, जिसमें बात होगी आप जानिबदारी से काम लेंगे, ठीक है। आप किस पे फोकस करेंगे, आप जो है नीचे तबके पर जो है फोकस करेंगे। और तरक्की पसंद अदब की बुनियाद इस पर है कि जुल्म और नाइंसाफी की इस दुनिया में अदीब गैर जानिबदार नहीं रह सकता। तरक्की पसंद के जो नजरिया है वो कह रहे हैं कि आप अगर ये कहे कि हम गैर जानिबदार होकर अदब लिखेंगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, जुल्म और ज्यादती हो रही है। किस तबके के लोगों के साथ हो रही है, एक मखसूस तबके के साथ हो रही है, ठीक है। तो जब हम आवाज जो उठा रहे हैं वो नीचे तबके के लोगों के साथ मिलकर उठा रहे हैं, तो हमें किसके खिलाफ जाना पड़ेगा, हमें आला तबके के खिलाफ जाना पड़ेगा, यानी कि हमें जानिबदारी से काम लेना पड़ेगा। हम जब भी बात करेंगे, जब भी साइड लेंगे, या जब भी हीरो या हीरोइन के तौर पर पेश करेंगे, वो किसको पेश करेंगे, वो नीचे तबके के लोगों को पेश करेंगे। इसलिए हमें इसमें जानिबदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है। तरक्की पसंद और इश्तराकियत, तरक्की पसंदों ने कभी इसे छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो इश्तराकी हैं, ठीक है। सज्जाद ज़हीर ने कहा था, सरमायादारी निजाम जिसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, इश्तराकत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है, यानी कि सबको बराबरी का हक जो है हमें देना पड़ेगा, वरना तो हमारे समाज में ऐसी ही बुराइयां जो है वो पैदा होती रहेगी, वो उनको कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप, इसका एक उसूल ये भी रहा कि आप अगर तरक्की पसंद तहरीक को फॉलो करते हैं, आप तरक्की पसंद अदीब है या शायर है, तो अदब और सियासत इनका ताल्लुक आपस में होगा ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तरक्की पसंद शायर होने के बाद भी जो है सियासत से दूर रहूं, या अदीब होने के बाद सियासत से दूर रहूं, तो ये नामुमकिन है। तरक्की पसंदों ने कहा कि आज अदब को सियासत से अलहदा नहीं रखा जा सकता, है ना, क्योंकि सियासत जो थी वो कौन थे, उसमें एक बड़ा तबका किनका था, अंग्रेजों का, और वो कौन थे, जालिम थे। तो उन्होंने कहा हमें जो है क्या करना है, मजलूम को बचाना है, किसके शिकंजे से, जालिम के शिकंजे से। तो इसलिए हमें सियासत के खिलाफ आवाज उठानी ही उठानी होगी। जो अदब सियासत में हिस्सा लेता है उस पर लोग नारेबाजी का इल्जाम लगाते हैं, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको एक खास तबके का क्या बनना चाहिए, हिमायती बनना चाहिए, ठीक है, बेखौफ होकर अदब लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ आप सियासत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बल्कि सियासत में आपको अमली हिस्सा, यानी कि प्रैक्टिकली भी आपको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि सिर्फ कलमी खिदमत करके अदीब अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश नहीं हो जाता, उसे मजदूरों और किसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और उनकी हिमायत की जो तहरीकें उस वक्त चल रही थी, जो आंदोलन उस वक्त चल रहे थे, उसमें भी अदीब और शोरा को क्या लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, ठीक। और इसका एक उसूल ये रहा कि आप जो अदब लिख रहे हैं, तरक्की पसंद अदब लिख रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, जिंदगी का तर्जुमान होना चाहिए। कैसी जिंदगी, इंसानी जिंदगी, अवामी जिंदगी, ठीक है। जब आप कोई कहानी पढ़ें या कोई नज्म पढ़ें, तो आपको क्या लगे कि ये हमारी ही दिल की बात कही जा रही है, या ये ऐसा उसके साथ हुआ था, है ना, तो ऐसा लगे कि हमारे ही इर्द गिर्द से मौजूआत लेकर जो है इसमें बयान किए गए हैं या इसमें पेश किए गए। कहा गया कि अदीब कोई जोगी नहीं,
ठीक है, जोगी जो जंगलों में रहता है, ऐसा नहीं कि वो अदब लिखेगा तो जंगलों में कोई भी मौजू उठा लेगा और किसी पर भी जो है बोलना शुरू कर देगा, बल्कि वो समाज में रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसके मौजुआत भी कैसे होने चाहिए, वो मौजुआत या वो मसाइल जो समाज के अंदर पैदा होते हैं, जो वो देखता है अपने इर्द गिर्द, उन्हीं मौजुआत को उसे अपने अदब के अंदर समेटना चाहिए, ठीक है। तो अदब कैसा होगा, जिंदगी का तर्जुमान होगा। पैगाम ज्यादा अहमियत रखता है। तरक्की पसंद जो अदीब थे, जो शोरा थे, उनके लिए क्या कहा गया कि आप पैगाम यानी आपका मकसद, मकसद क्या था, एक खास तबके या नीचे तबके को की आवाज जो है बुलंद करना, उनकी हिमायत लेना, ठीक है। तो आपको उन लोगों का पैगाम आगे तक पहुंचाना है। अदब के दो पहलू होते हैं, मवाद और हैयत। मवाद से मुराद वो बात जो कही जा रही है, और हैयत से मुराद इस बात के कहने का अंदाजा कि वो किस हैयत में कहा जा रहा है, ठीक है। मवाद और हैयत की बात करें तो पहले जो है हैयत पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उसूल और कायदे यानी अदब बराए अदब की जैसे मैंने आपको बात बताई, तो उसमें हैयत पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब हमारी जरूरतें बदल गई हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अदब एक मकसद के तहत लिख रहे हैं, तो अब हम हैयत से ज्यादा किस पे ध्यान देंगे, पैगाम पर या मकसद पर ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे तो हम क्योंकि अदब लिख रहे हैं, अदब के रूल्स हमें फॉलो करने हैं, जो उसूल है, जो कायदे हैं, लेकिन हमारा खास तौर से फोकस जो होगा वो किस पर होगा, मकसद को बयान करने पर होगा। अब ये तरक्की पसंद तहरीक में जो है उसका मकसद मैंने भी आपको बयान करे। अब हमारे अदब के बहुत सारे शोरा, बहुत सारे अदीब, जब वो तरक्की पसंद तहरीक के मकसद से वाकिफ हुए या तरक्की पसंद तहरीक के नजरिए से वाकिफ हुए, तो बहुत सारे अदीब और शोरा ने हमारे क्या किया, तरक्की पसंद अदब को एक्सेप्ट किया, है ना। उन्हें जो है तरक्की पसंद के जो मौज़ूआत थे उन्हें अपनी शायरी के अंदर पेश किया। अगर हम शोरा की बात करें कि किन किन शोरा ने जो है आवाम की बात की है अपनी शायरी में, मजदूर लोगों की बात की है, भूख की प्यास बात की है, प्यास की बात की है, यानी गरीब तबके के जो मसाइल उनकी बात की है। अगर हम तरक्की पसंद शोरा को देखें तो उनमें सबसे जो चंद शोरा के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, यूं तो एक बड़ी तवील जो है फहरिस्त नजर आती है हमें शोरा की, अफसाना निगारों की, लेकिन चंद अहम नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। तरक्की पसंद शायर में फैज अहमद फैज एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू शायरी का, साहिर लुधियानवी, सरदार अली सरदार जाफरी, मखदूम महिउद्दीन, असरारुल हक मजाज, मजरू सुल्तानपुरी, अहमद नदीम कासमी वगैरह, ये सब आला दर्जे के शायर हैं जिन्होंने तरक्की पसंदी को अहमियत दी है, तरक्की पसंद मौज़ूआत को अपनी शायरी में जगह दी, ठीक है। और तरक्की पसंद अफसाना निगार की हम बात करें, इनमें अहम नाम है कृष्णचंद का, सादत हसन मंटो का, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बैदी, अख्तर हुसैन रायपुरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी वगैरह, ठीक। अब जैसे अदब लिखा गया, शायरी में लिखा गया, नस्र में लिखा गया, तो ऐसे ही तनकीद भी जो है तरक्की पसंद तहरीक की हमें नजर आती है। तरक्की पसंद तहरीक के जो नाकिद है यानी कि तनकीद निगारों की अगर हम बात करें तो उसमें सज्जाद ज़हीर है, डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी है, मजनू गोरखपुरी है, सैयद एहतशाम हुसैन है, डॉक्टर इबादत बरेलवी, मुमताज हुसैन, अजीज अहमद, मोहम्मद हसन, अमर रईस वगैरह, ठीक है। तो ये वो नाम थे जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के जो तहत जो अदब लिखा गया उसकी उन्होंने तनकीद की है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है तरक्की पसंद तहरीक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको तरक्की पसंद तहरीक बताई, ठीक है, उसकी कॉन्फ्रेंस बताई कि कितनी कॉन्फ्रेंस जो है अब तक हमें दिखाई देती है। उसके बाद हमने उसके मकसद पे बात करी कि तरक्की पसंद तहरीक के तहत जो है किस तरह का अदब लिखा गया है, और आखिर में हमने शोरा की बात करी है, अफसाना निगारों की बात करी है, और हमने नक्काद के जो है नाम लिए हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने तरक्की पसंद नजरिए को जो है फलने फूलने में मदद की है। तो आई होप ये आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।